ये कहानी लक्ष्मी नाम की 14 साल की लड़की से शुरू होती है। चिन्ना नाम का एक लड़का उसे कुछ और लड़कियों के साथ हैदराबाद ले जा रहा था। रास्ते में सभी लड़कियों को एक जगह छोड़ दिया गया। तभी चिन्ना के दादा रेड्डी वहां पहुंच गए। सभी लड़कियों को देखकर रेड्डी बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने चिन्ना से पूछा कि उसने लक्ष्मी को यहाँ क्यों लाया। दरअसल वहां मौजूद सभी लड़कियों में लक्ष्मी सबसे छोटी थी। रेड्डी ने लक्ष्मी को अपनी कार में बैठने को कहा और कहा कि वो बाकी लड़कियों को एक बुरी जगह ले जा रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी तुरंत रेड्डी की कार में बैठ गई। फिर रेड्डी उसे अपने घर ले गए और अम्मा से कहा कि वो उसकी अच्छी तरह देखभाल करें। तब से लक्ष्मी वहीं पर ही बढ़ी। उसने धीरे धीरे वहाँ के माहौल में खुद को ढाल लिया और धीरे धीरे उसे नया घर पसंद आने लगा। आखिरकार लक्ष्मी ने रेड्डी से कहा कि वो वहीं रहना चाहती है। लक्ष्मी अम्मा के साथ घर के सारे काम करने लगी। अम्मा भी अब उसका खूब ख्याल रखने लगी। तभी एक डॉक्टर आया और लक्ष्मी को एक इंजेक्शन लगाया। लक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन सा इंजेक्शन है। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत कमजोर है, इसलिए उसे एनर्जी बढ़ाने का इंजेक्शन दिया गया। फिर एक दिन अम्मा लक्ष्मी के हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। तभी रेड्डी अचानक आ धमके और लक्ष्मी को घसीट कर एक कमरे में ले गए। लक्ष्मी ने विरोध किया, लेकिन रेड्डी ने उसके साथ जबरदस्ती किया। इससे लक्ष्मी को बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद रेड्डी कमरे से बाहर चले गए। अम्मा ने पहले से ही उसके लिए गर्म पानी तैयार कर रखा था। तभी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि अम्मा को सब कुछ पता था। आज तक रेड्डी लक्ष्मी के लिए देवता समान था, लेकिन उसी देवता समान रेड्डी ने आज उसे बर्बाद कर दिया। इस बीच रेड्डी का काम खत्म हुआ और चिन्ना लक्ष्मी को लेने आया। विदा करते हुए अम्मा ने लक्ष्मी से माफ करने को कहा, लेकिन लक्ष्मी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। फिर चिन्ना नाम का आदमी लक्ष्मी को धर्म विलास गर्ल्स हॉस्टल ले गया, जो असल में रेड्डी चलाता था। ये हॉस्टल नाम के लिए ही था, अंदर से ये वेश्यालय था। चिन्ना ने लक्ष्मी को वहां ले जाकर ज्योति नाम की महिला को उसे तैयार करने को कहा। ज्योति ने लक्ष्मी को एक कमरे में ले जाकर देखा कि स्वर्णा नाम की लड़की सो रही है। उसने लक्ष्मी से कहा कि वो भी वहीं सो जाए, क्योंकि आज रात से उसे भी जागना होगा। लक्ष्मी की नींद खुली तो उसने देखा कि स्वर्णा तैयार हो रही है। इतने में ज्योति वहां आ गई और लक्ष्मी को भी तैयार होने को कहा। लक्ष्मी बोली, देख नहीं रही मैं खाना खा रही हूँ। तभी ज्योति को गुस्सा आ गया और उसने लक्ष्मी को थप्पड़ मार दिया। बोली, ये तुम्हारे बाप का होटल नहीं है, जो मैं कहूँगी वही होगा। 10 मिनट में तैयार हो जाओ। डर के मारे लक्ष्मी तैयार हो गई। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे तैयार होने के लिए क्यों कहा गया। जब उसने इसके बारे में पूछा तो ज्योति ने बताया कि उसे मर्दों के साथ सोने के लिए तैयार रहना होगा। लक्ष्मी डर गई और बोली कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। उसने ज्योति से कहा कि पिछली बार से उसके गुप्तांगों में बहुत दर्द हो रहा है और अब भी दर्द कम नहीं हुआ है। फिर ज्योति ने उसे क्रीम की एक शीशी दी और कहा कि इसे लगाने से दर्द कम हो जाएगा, और वो चली गई। थोड़ी देर बाद ज्योति एक आदमी को लक्ष्मी के कमरे में लेकर आई। उस आदमी को देखकर लक्ष्मी डर के मारे भाग गई। ज्योति ने समझाया कि जितना वो डरेगी आदमी को उतना ही मजा आएगा। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि वो आदमी तुम्हारे साथ खूब मस्ती करे? जब आदमी चला गया तो स्वर्णा ने लक्ष्मी को नहाने के लिए कहा। लक्ष्मी जब नहाने गई तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाकर वो भाग निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उसने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे वापस चिन्ना के हवाले कर दिया। फिर चिन्ना उसे वापस वेश्यालय ले गया। चिन्ना ने कहा कि जितने आदमी हैं उन्हें लक्ष्मी को सजा देने भेज दो। फिर ज्योति ने लक्ष्मी को कमरे में ले जाकर स्वर्णा से कहा कि वो किसी भी तरह घर से भागे नहीं। स्वर्णा ने अपने कपड़े उतारकर उसे दिखाया और कहा कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो चिन्ना उसे इसी तरह सजा देगा। स्वर्णा ने लक्ष्मी से पूछा, इस बार तुम फिर भाग तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, नहीं, मैं फिर नहीं भागूंगी। फिर जब दोनों तैयार हो गई तो स्वर्णा ने उन्हें पानी पिलाया।
खाना खाने के बाद दोनों बाहर गईं और स्वर्णा ने लक्ष्मी को सिखाया कि ग्राहकों को कैसे लाना है। तभी एक ग्राहक लक्ष्मी के पास आया। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसके जाने के बाद 2 और ग्राहक आए। इनके जाने के बाद लक्ष्मी बहुत रोने लगी। उधर ऐसा लग रहा था कि इसी कोठे में एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। शायद वो इतनी यातना और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये देखकर लक्ष्मी और भी डर गई। दिन इसी तरह बीतता रहा। फिर पता चला कि ज्योति अपनी बेटी से मिलने गई थी। उसकी बेटी आशा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। आशा की माँ उसका पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए इसी कोठे में काम करती थी, लेकिन बेटी को इसकी जानकारी नहीं थी। तभी उमा नाम की एक समाज सेवी उस छात्रावास में आई। उन्होंने लड़कियों के लिए जरूरी सामान लाकर दिया। उन्होंने लक्ष्मी को अच्छे से देखा, उसे चॉकलेट दी और दोस्ती कर ली। धीरे धीरे लक्ष्मी सबके साथ रहने लगी और मन ही मन इस जगह को अपना घर मानने लगी। इसी तरह उसके दिन धीरे धीरे कुछ खुशी के साथ बीतने लगे। फिर एक दिन चिन्ना वैश्यालय आया और लक्ष्मी और स्वर्णा एक और लड़की को घर ले आईं। उनका काम उस बूढ़े को खुश करना था। तभी चिन्ना का फोन आया और वो फोन पर बात करने लगा। मौका पाकर लक्ष्मी वहाँ से भाग गई और शौचालय जाने का बहाना बनाया। जब चिन्ना वापस लौटा तो उसने लक्ष्मी को न देखकर पूछा कि वो कहाँ है। लड़कियों ने कहा कि लक्ष्मी थोड़ी देर पहले शौचालय गई थी, लेकिन चिन्ना को समझ आ गया कि वो भाग गई है। फिर चिन्ना एक हथियार लेकर लक्ष्मी के पीछे दौड़ा। एक जगह उसने लक्ष्मी को पकड़ लिया और उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। फिर वे लक्ष्मी को लेकर वैश्यालय लौट आए और उसका घाव संक्रमित हो गया। ज्योति ने चिन्ना से कहा कि वो डॉक्टर को बुलाए, लेकिन चिन्ना बिल्कुल नहीं माना। लक्ष्मी की हालत कितनी भी बुरी हो, चिन्ना ने उससे घिनौनी हरकतें करने को कहा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि चिन्ना नाम का ये आदमी कितना घिनौना है। फिर चिन्ना वहाँ से चला गया। इसके बाद जब लक्ष्मी के पास ग्राहक आए तो ज्योति ने उन्हें बहुत समझाया और दूसरी लड़कियों के पास भेज दिया। लेकिन एक आदमी आया और बोला कि उसे बहुत ही जवान लड़की चाहिए। उसने कहा, मुझे एक छोटी लड़की चाहिए। इसी बीच चिन्ना वापस आया और उस आदमी को लक्ष्मी के कमरे में ले गया। अगले दिन रेड्डी का जन्मदिन था। वो वैश्यालय और सबके साथ जन्मदिन मनाया। साथ ही सभी लड़कियों को कुछ न कुछ उपहार भी दिए। लेकिन जब रेड्डी को लक्ष्मी कहीं नहीं मिली और उसने पूछताछ की तो ज्योति उसे अपने कमरे में लेकर गई और उसके पैरों के घाव दिखाए। ये देखकर रेड्डी बहुत गुस्सा हो गया और उसने चिन्ना को खूब पीटा। इसी बीच उमा और वो आदमी जो पिछली रात ग्राहक के रूप में आया था, अपने साथ एक पुलिस अधिकारी लेकर आए। पुलिस अधिकारी ने रेड्डी को बताया कि यहाँ लड़कियों को आश्रय देने के नाम पर उनसे गंदा काम कराया जा रहा है और उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। रेड्डी ने कहा कि ये सब झूठ है और वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वो आदमी जो कल रात ग्राहक बनकर आया था ने बताया कि उसने कमरे में एक कैमरा छोड़ दिया था। चिन्ना ने रेड्डी से पूछा, क्या वो आदमी कल ग्राहक बनकर आया था? पुलिस ने रेड्डी के साथ सभी दोषियों को गिरफ्तार कर थाने ले लिया। बाद में उस आदमी ने लक्ष्मी के कमरे में रखा कैमरा लिया और ज्योति को भी धन्यवाद दिया क्योंकि वो सब कुछ जानती थी। फिर ज्योति लक्ष्मी के पास गई। लक्ष्मी उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि शायद कोई और ग्राहक आ गया है। जब वो अपने कपड़े उतारने ही वाला था तो ज्योति ने उसे रोक दिया और कहा, अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ज्योति, लक्ष्मी और बाकी लड़कियां मोहन के घर गईं। मोहन एक एनजीओ चलाता था जो बेसहारा लड़कियों की मदद करता था। धीरे धीरे स्वर्णा और ज्योति ने लक्ष्मी की देखभाल की और उसे स्वस्थ बनाया। एक दिन मोहन को देखकर लक्ष्मी डर गई और ज्योति को बताया कि वो आदमी एक दिन उसके कमरे में आया था। तब ज्योति ने समझाया कि उस आदमी ने उन्हें उस नर्क से बचाया और यहाँ शरण दी थी। इस बीच चिन्ना और रेड्डी जेल से रिहा हो गए और मिलकर एक नया कोठा खोल लिया। ज्योति लक्ष्मी को अलविदा कहने आई और बोली, मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने हैं। लक्ष्मी, ठीक रहना, मोहन बाबू तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। इस बीच जब ज्योति फिर से वैश्यालय थी तो चिन्ना उसे अपने पास रखना नहीं चाहता था।
ज्योति बोली, अगर हमें फिर से उस कूड़ेदान को चलाना है तो हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी। चिन्ना किनारे पर ज्योति से मिलने आया और बोला, अपनी बेटी को भी यहाँ ले आओ। ज्योति ने कड़ा जवाब दिया, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ मत घसीटना। कुछ दिनों बाद मोहन के आश्रम की सभी लड़कियाँ वैश्यालय लौट गईं। केवल स्वर्णा और लक्ष्मी वहीं रह गईं। इसी बीच स्वर्णा को वैश्यालय जाने की जरूरत हुई। लक्ष्मी ने पूछा तो स्वर्णा ने कहा, मैं इस काम में माहिर हूँ। उसने लक्ष्मी को ये भी बताया कि वो यहाँ टोकरी बनाने वाली भिखारियों की तरह नहीं रह पाएगी और उसे अपने शरीर को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे पास लगभग 10 साल बाकी हैं। उसके बाद कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा। फिर मैं वापस आकर टोकरी बनाऊंगी। तभी मोहन आया और लक्ष्मी को बताया कि सब एक एक करके चले गए हैं। मोहन ने पूछा, अब तुम क्या करना चाहती हो? लक्ष्मी बोली, वे बहुत बुरे लोग हैं, मैं उन्हें सजा देना चाहती हूँ। मोहन ने कहा, तो फिर तुम्हें अदालत जाना होगा। लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, जरूरत पड़ी तो मैं अदालत जाऊंगी और उन्हें सजा दिलाऊंगी। फिर मोहन, उमा और उसका दोस्त लक्ष्मी को एक वकील के पास ले गए। अविनाश ने पूछा कि रेड्डी इससे पहले कितनी बार बच निकला है? मोहन ने बताया कि 4 बार। ये सुनकर अविनाश बोला, तो फिर मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये केस लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक जवान लड़की पर ये केस लड़ने का भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं सारे सबूत इकट्ठा करूं तो भी ये लड़की केस से हट सकती है। लक्ष्मी ने उसे आश्वस्त किया, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं अंत तक लड़ूंगी। ये सुनकर अविनाश केस लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब लक्ष्मी पहले दिन कोर्ट आई तो चिन्ना ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की। कोर्ट में आते ही अविनाश ने लक्ष्मी से परिचय लिया और धर्मविलास के बारे में सब कुछ जानना चाहा। लक्ष्मी ने साफ कहा कि धर्मविलास वास्तव में एक वेश्यालय था। लड़कियों को आश्रय देने के नाम पर उनसे गंदा काम कराया जाता था। फिर रेड्डी के वकील ने पूछा कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ। लक्ष्मी ने कहा, चिन्ना मुझे वहाँ ले जाता था और अलग अलग लोगों के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर करता था। वकील ने पूछा, इस उम्र में तुम्हें इसका क्या मतलब समझ आता है? रेड्डी के घर पर तुम आखिर करती क्या थी? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मैं लगभग 3 हफ्ते उसके घर पर रही। पहले तो उसने मेरा ख्याल रखा, लेकिन एक दिन मौका पाकर अचानक आया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वकील ने पूछा, अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करता था तो फिर ये घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है? लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हें ये पूरी तरह समझा नहीं सकती, लेकिन मेरे साथ ये बार बार हुआ। वकील ने जज को बताया कि धर्मविलास महिलाओं के लिए आश्रय स्थल है। यहाँ भागी हुई और असहाय लड़कियों को आश्रय दिया जाता था। ये मूल रूप से चैरिटी या संस्था द्वारा संचालित होता था, इसलिए उनके अच्छे कामों के लिए रेड्डी को बेवजह दोषी ठहराया जा रहा था। इस बीच अविनाश के पास कोई सबूत नहीं था और वो जवाब नहीं दे सका। पहली सुनवाई के अंत में रेड्डी ने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। उधर चिन्ना मोहन को चिढ़ाता रहा, लेकिन मोहन ने कड़ा जवाब दिया, अब तुम फंस गए हो। अगले दिन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हुई। एक वीडियो में चिन्ना मोहन से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा था। मोहन ने बताया कि वो उस दिन ग्राहक बनकर वहां गया था और अपने हाई डेफिनेशन पेन से सब कुछ रिकॉर्ड कर पाया था। वीडियो में सिर्फ चिन्ना ही दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि ये वीडियो चिन्ना का अपनी लड़कियों को काम पर भेजने से पहले उनसे पैसे लेने का हो। दूसरी सुनवाई भी कुछ इसी तरह हुई। मोहन और अविनाश ने कहा, हमारा केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, हमें ये वीडियो दिखाना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, हमने कोर्ट में पहले ही एक वीडियो दिखाया था। मोहन ने बताया, ये वीडियो वो नहीं है, ये वीडियो धर्मविलास में तुम्हारे साथ जो हुआ उसका है, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। लक्ष्मी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने कोर्ट में वीडियो चलाने की इजाजत दे दी। अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर वीडियो दिखाया गया। इसमें देखा गया कि लक्ष्मी की बीमारी के दौरान उसके कमरे में 7 ग्राहक भेजे गए थे। अविनाश ने कहा, हुजूर, आपने जो देखा वो असल में सुनियोजित बलात्कार था। लक्ष्मी उस समय बहुत बीमार थी। अदालत में ब्रेक के दौरान अविनाश ने लक्ष्मी को समझाया, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ, शुरू से अंत तक।
फिर अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। लक्ष्मी ने जज को बताया, मेरे पिता ने मुझे एक कॉर्पोरेट महिला को 300 रुपए में बेच दिया। वो महिला मुझे अपने घर ले गई। बाद में राधा ने मुझे 500 रुपए में चिन्ना को बेच दिया। जब मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो चिन्ना ने मुझे पकड़ लिया। लक्ष्मी की पूरी बात सुनने के बाद जज ने कॉर्पोरेट महिला राधा को अगली सुनवाई में बुलाने का आदेश दिया। रेड्डी ने राधा को सारी बात बताई। राधा ने कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम ना लें और उस लड़की को जितना पैसा चाहिए दे दें। तभी देखा गया कि रेड्डी उस आश्रम में आया और लक्ष्मी से मिला। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर माफी मांगी। लक्ष्मी और भी रोई और उससे सब कुछ छिपाने को कहा, लेकिन लक्ष्मी उसकी हरकत समझ गई, इसलिए उसने हाथ छुड़ाया और चली गई। रेड्डी ने राधा को बुलाया और पूरी बात बताई और पूछा कि वो कुछ कर सकती है। उधर उमा ने लक्ष्मी की दोनों छोटी बहनों को वहां लाया। ये देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई और अपनी बहनों को गले लगा लिया। उसी रात अम्मा लक्ष्मी से मिलने आई और बोली, बेटी क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अम्मा ने कहा, अगर मैं इस केस में तुम्हारी मदद कर सकूं तो? और उसने लक्ष्मी को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बताया जिसने उसे इंजेक्शन दिया था। अगली सुनवाई में अविनाश ने उस डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाया। डॉक्टर को न्याय के कटघरे में लाया गया। अविनाश ने पूछा, तुमने लक्ष्मी को किस तरह का इंजेक्शन दिया? डॉक्टर ने कहा, मैंने उसे एस्ट्रोजन इंजेक्शन दिए थे, जो असल में कम उम्र की लड़कियों को जल्दी महिलाओं में बदलने में मदद करते हैं। अविनाश ने तुरंत पूछा, तुमने ये किसके आदेश पर किया? किसने कहा कि ऐसा करो? डॉक्टर ने कहा, मैंने ये सब रेड्डी के आदेश पर किया। अविनाश ने आगे पूछा, तुमने रेड्डी का किस तरह का इलाज किया था? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने रेड्डी का एड्स का इलाज किया था। अविनाश ने डॉक्टर से पूछा, रेड्डी का एड्स से क्या संबंध है? डॉक्टर ने जवाब दिया, ऐसा माना जाता है कि कुंवारी लड़की के साथ यौन संबंध बनाने पर यह बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। ये सब सुनकर जज ने कहा कि वो आने वाले दिनों में इस मामले में अगला फैसला सुनाएंगे। इस बीच चिन्ना ज्योति को खूब पीटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लक्ष्मी के कमरे में उसने उसकी इजाजत के बिना कैमरा लगा दिया था। फिर सजा देने के लिए उसने उसकी बेटी आशा को भी वहां बुलाया और उसकी माँ की करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया। आशा को ये सुनकर अपनी माँ पर बहुत हुआ और वो वहां से चली गई। इसके बाद चिन्ना ने ज्योति को एक पलंग से बांध दिया और सजा देने के लिए सिगरेट से उसके गुप्तांग जलाने लगा। उसने केस से अपना नाम हटाने के लिए 8,000 टका की मांग भी की। लक्ष्मी ने अपने घर लौटे बिना ही राधा को पैसे लौटा दिए, क्योंकि राधा एक लड़की होते हुए किसी और लड़की को नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी। उधर ज्योति को इतना दुख हुआ कि उसने चिन्ना के गुप्तांग काट दिए, जिससे चिन्ना वहीं मर गया। हम देखते हैं कि ज्योति पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उसकी बेटी अब उसकी पूरी सच्चाई जान चुकी थी। उसने सोचा कि अब वो अपनी बेटी के सामने कैसे खड़ी होगी, अपना चेहरा कैसे दिखाएगी, और इसी शर्मिंदगी में उसने अपना हाथ काट लिया और वहीं मर गई। अगले दिन ज्योति की लाश देखकर सभी लड़कियां रो पड़ीं। अंतिम सुनवाई में जज ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों को 10 साल कैद की सजा दी गई और लक्ष्मी को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ये भी कहा गया कि धार्मिक सामान बेचकर मिलने वाले पैसे लड़कियों में बराबर बराबर बांट दिए जाएं। जज का फैसला सुनकर सभी लड़कियां खुश हो गईं। फिल्म के अंत में पत्रकार लक्ष्मी से कहते हैं कि वो उनकी आदर्श बन गई हैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। फिल्म यहीं उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ खत्म होती है। इस रिकैप को देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और बताइए कि आप अगली बार कौन सी मूवी या सीरीज का रिकैप देखना चाहते हैं।